दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल डी। सिरसा की सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल रविवार को स्थानीय श्री गौशाला रोड पर स्थित श्री रामलीला कमेटी के मंच पर शुरू हुई भव्य श्री रामलीला का शुभारंभ करने पहुंची। यहां पहुंचने पर श्री रामलीला कमेटी की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। सांसद सुनीता दुग्गल ने अपने पवित्र कर कमलों से श्री रामलीला का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रथम पूज्य देव श्री गणेश जी का पूजन किया। इससे पूर्व उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सिरसा से एलनाबाद के बीच रेलवे लाइन को शीघ्र शुरू करवाने, हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के हित में शुरू की गई ई-नेम प्रणाली, प्रदेश सरकार द्वारा कुछ सरकारी स्कूलों को बंद करने, चौधरी देवीलाल जयंती पर फतेहाबाद में हुई रैली के दौरान विपक्षी दलों के जमावड़े तथा कांग्रेस के नए अध्यक्ष सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बाद में आज से जो है वो रामलीला का मंचन हो रहा है और उसका शुभारंभ आज होना है, उसके लिए भी मेरा यहाँ पर आना हुआ। और इसके साथ साथ जो हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं उन सबसे मुलाकात हो जाएगी और जो भी कहीं कोई छोटी मोटी कोई आसपास की कोई छोटी मोटी कोई अगर समस्या है तो उसके बारे में भी साथ साथ जानकारी लेकर और कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें। मैडम, जैसे यहाँ आपके लेवल पे तो रेलवे की समस्याएं हैं हमारे, खासकर जैसे साथी दुनिया जी, जिनमें आपने प्रयास भी किए हैं, कहाँ तक बात पहुँची है? देखिए, ऐसा है कि जो खासकर एलनाबाद से सिरसा तक के लिए रेलवे लाइन का जो है प्रोजेक्ट वो बहुत बड़ा था। मुझे लगता है कि शायद 500 से 550 या हो सकता है उससे भी ज़्यादा करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट है। तो मैंने ये नॉलेज में ला दिया है हमारे मंत्री जी की भी, और वहाँ पे जो अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में भी ला दिया है। तो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बजट के अंदर जो है उसका प्रावधान किया जाता है। तो उन्होंने मुझे जो है वो कहा है कि हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो अभी जैसे हमारा जो इसमें फरवरी में जो बजट आता है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसको किसी भी तरह से इसको हम इसमें इनकॉर्पोरेट करवा सकें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं क्या होता है। मैडम, आप जैसे फतेहाबाद में रैली हुई है और विपक्ष को इकट्ठा करके और तीसरे मोर्चे की बात की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि आज जो है चौधरी देवीलाल जी जो है, हम सब जिनको ताऊ के नाम से जानते हैं और एक किसान नेता, और सभी उनको, ये तो उनका इलाका है, सभी उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आज उनकी जयंती है, तो मुझे लगता है कि हमें उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और उनकी श्रद्धांजलि यही उनको होगी कि हम सब जो उनके दिखाए रास्ते पर चले, जो उन्होंने कहा है, जिसमें से वो गरीबों को साथ लेकर चलते थे, किसानों को, सभी हर तरह के एक भाईचारा जिस तरह से रहता हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनकी जयंती को भी जो है वो राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करें। तो बाकी तो ठीक है, राजनीति अगर कोई करेगा तो उसको वो हर तरह से राजनीति करेगा। तो ये उन्होंने किया है सबको। तो लेकिन तीसरा जो थर्ड फ्रंट जो बता रहे हो, तीसरा मोर्चा, ऐसा कुछ नजर आता नहीं है कहीं पर भी। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर हम INLD की भी बात करें तो INLD का जो है पूरे हरियाणा के अंदर केवल एक विधायक है। और अगर आप दूसरी पार्टियों की भी बात करें तो मुझे लगता है कि वो अपने अपने इलाके में उनका कुछ जो है वर्चस्व हो सकता है। लेकिन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर अगर ये लगे कि भाई कि ये जो है उस तरह से पूरे के पूरे भारत के ऊपर कोई असर छोड़ सकता है, तो मुझे नगण्य जो है नज़र आता है। मुझे ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है कि तीसरा मोर्चा जो है कोई इस तरह से किसी भी तरह का कोई प्रभाव छोड़ सकता है। या तीसरा मोर्चा, पहली बात तो बनने के ऊपर ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके सब जो है वो कहते हैं कि भाई ताज को रात को लेकर सोते हैं और सुबह उठते हैं तो वो किसी दूसरे के सिर पर नजर आता है। तो सबके सब आप देखिए कि जो रीजनल पार्टी है हमारी तृणमूल कांग्रेस, तो जैसे ही पश्चिमी बंगाल में जो है उनकी सरकार बनी तो उनको लगा कि प्रधानमंत्री जो है वो ममता बनर्जी जी बनने वाली है। नीतीश जी को लगता है कि शायद वो बनने वाले हैं। तेलंगाना वाले जो हैं उनको लगता है कि शायद वो बनने वाले हैं। तो ये जो एक महत्वाकांक्षा जो है ना, मुझे लगता है कि जिस तरह की महत्वाकांक्षा इन सभी रीजनल पार्टीज के जो लीडर्स हैं उनकी है, उसके तहत जो है मुझे तीसरा मोर्चा ऐसा भानुमति के कुंबे की तरह मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लगता कहीं से उड़ा। लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर काम कर रहे हैं, और जो हमारी पार्टी की संगठन की जो विचारधारा उसके हिसाब से मुझे लगता है कि 2024 के अंदर भी
भारतीय जनता पार्टी का परचम जो है वो लहराएगा और हिंदुस्तान में फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं, अगर बाहर के भी किसी देश में अगर आप जाकर देखें तो जो आज की तारीख में एक हिंदुस्तानी का जो वहाँ पर उसका जो सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जो है मैं किसी के ऊपर कोई किसी तरह का कोई आक्षेप या कोई ऐसा कुछ नहीं लगाना चाहती। उनकी हर सरकारों में काम होते हैं, कहीं कहीं कम होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिस तरह का अब जो माहौल चल रहा है आत्मनिर्भर भारत का और पूरे विदेशों के अंदर भी जो हमारे जो जनमानस को जिस तरह से हिंदुस्तान के इंसानों को, हिंदुस्तान के जो हमारे नागरिक हैं उनको जिस तरह का सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है कि शायद पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। गुजरात हिमाचल में चुनाव है जैसे जी, उसमें आपकी पार्टी का क्या है? जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देश की दशा और दिशा दोनों हो गई। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी का एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं है, और एक जो उनकी लोकसभा का सदस्य पंजाब से था, जब वो मुख्यमंत्री बने, जब वहां पर उनकी सरकार बनी, तो जो उनकी खुद की संगरूर की सीट है वो भी उनके हाथ से चली गई। तो ऐसे उसमें आपको क्या लगता है कि भाई बिना किसी भी लोकसभा सांसद के वो देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं? तो ये जो है सभी जो हवाई बातें हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई दम नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, लोग जानते हैं, जनता जानती है उन चीज़ों को, और मुझे लगता है कि उन सबको ध्यान में रखते हुए जनता बहुत समझदारी के साथ वोट करेगी और फिर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैडम ईवीएम प्रणाली को लेकर पूरे प्रदेश में जो आती हैं वो हड़ताल तो कल इलाहाबाद बंद भी रहा है, उनको मजदूर और किसान भी समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार इसकी तरफ आपका क्या स्टैंड है? देखिए ऐसा है कि जब भी कुछ परिवर्तन होता है ना, तो वो शुरू में हमें बड़ा उसमें दिक्कत आती है, हमें लगता है कि भी ऐसा क्यों हो रहा है, और लेकिन हमने जितना भी नोटिस किया है कि उन सबका बाद में रिजल्ट सुन के बड़े अच्छे नजर आते हैं, कि क्योंकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई घपला होने का या किसी भी तरह का कोई गोलमाल होने का वो चांसेस नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि अभी हो सकता है कि हमारे जो आड़ती भाई हैं उनको किसी चीज़ में उनको जैसे नेटवर्किंग में किसी तरह से अपने उसको करने में उनको कहीं पे दिक्कत आ रही है, उसके लिए सरकार उनको हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा, जैसे हम अगर जीएसटी की भी बात करें तो शुरू से जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको बड़ा ये लगता था कि भाई ये क्या रिटर्न्स वगैरह का, लेकिन अब उनको लगता है कि हमें रात को बड़ी चैन की नींद आती है, कम से कम हमें पता है कि भाई हाँ हमने इतना टैक्स हमारा जाना है, उतना टैक्स हम देते हैं, और उसके बाद बहुत आराम से जो है हम जो है हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इन चीज़ों में समय लगता है, लेकिन एक दिन जो है हमें ये महसूस होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल पारदर्शिता रहे और किसी तरह का कोई गोलमाल ना हो। हरियाणा सरकार जो 34 में लगभग 183 बंद कर रही है, उसको लेकर देखिए उसके अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अभी पिछले दिनों आए थे जब सिरसा में, आप लोगों ने भी देखा होगा, उसमें ये बात उनके सामने भी उठाई गई थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जैसे कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि जो बिल्डिंग एक है, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल के नाम अलग अलग कर दिए हैं कि भी ये पोर्शन जो है इसको मिडिल स्कूल कर दिया, ये पोर्शन जो है इसको हाई स्कूल कर दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो स्कूल हैं उनको मर्ज किया गया है, या फिर कुछ जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है, और इसके साथ साथ कई स्कूल्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो संख्या है वो बहुत कम है और वो 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में जहाँ पर संख्या कम है और वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे में, ऐसे स्कूलों को मर्ज करने के लिए कहा गया है। तो इसमें अगर बड़े ध्यान से देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को इसमें फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि अगर वो उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पर के साथ के साथ अगर वहाँ पर टीचर्स की भी ठीक से पोजीशन उनकी हो जाती है, वहाँ पर ठीक संख्या में उनको अगर टीचिंग स्टाफ भी मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि इसमें से स्कूल तरक्की करेगा। लेकिन इसमें टीचरों की कई कई स्कूलों में पहले 10 टीचरों लगभग 5-6 टीचरों की हुई मैडम। उसमें ये है कि जो ये स्कूल्स का जो ये ऑनलाइन जो ट्रांसफर सिस्टम किया है, जिसमें जो टीचर्स को ये कहा गया है कि वो अपनी चॉइस के हिसाब से भरें, तो बहुत से टीचर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अपने जो घर के आसपास है वहाँ पर उन्होंने भर दिया, तो वो वहाँ पर संख्या ज़्यादा हो गई है। तो इसकी रैशनलाइजेशन जो है वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत जल्द इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, कि उनको अगर थोड़े से और डिस्टेंस पे अगर उनको भेज के अगर उनको हम जो हमारे अध्यापकों की संख्या जो है उसको हम रैशनलाइज कर सके, तो वो करने की कोशिश करेंगे। ये दिक्कत है और इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया
कि ये उसकी वजह से ये जो ट्रांसफर का सिस्टम जो है उसकी वजह से कुछ जगह पर तो टीचर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं और कुछ जगह पर टीचर्स बहुत कम हो गए हैं। इसकी रैशनलाइजेशन कैसे हो, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्द करेंगे। ये कांग्रेस पे सवाल कर लेते हैं। वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का चल रहा है चर्चा, गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वहाँ पर और बनाए रहे सीएम, क्या कहेंगे आप भाजपा की सांसद बनना चाहिए? देखिए ऐसा है कि वैसे तो ये उनका बिल्कुल इंटरनल मामला है अपना, कि वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं, किसको वो जो कह सकते हैं कि भी कठपुतली अध्यक्ष बनाना चाहते हैं या कि सच में ही अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उस अध्यक्ष की क्या पावर रहेंगी, वो अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किसी के इशारे पे वो अध्यक्ष काम करेगा या अपना कोई इंडिपेंडेंट उसकी सोच होगी, तो ये उसका इंटरनल मामला है। मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।